नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और सबसे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर लगाई रोक, कमेटी पर उठे सवाल। दिल्ली पुलिस को डर है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से देश की बदनामी होगी। खतरे में हरियाणा सरकार, शाह से मिलेंगे खट्टर और चौटाला। एफबीआई की चेतावनी, बाइडेन के शपथ ग्रहण में हंगामा मचा सकते हैं ट्रंप समर्थक। और कोरोना टीकों का अभियान शुरू, शहरों में पहुंचने लगी है वैक्सीन। और अब आज की खबरों पर विस्तार से चर्चा करें, इससे पहले मैं आपसे दो छोटे छोटे आग्रह कर लेना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सत्यहिंदी.com का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लें अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस ऐप का एक लिंक मौजूद है। और अगर अभी तक आप सत्य हिंदी के सदस्य नहीं बने हैं तो आप सत्यहिंदी.com के सदस्य बन सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सदस्यता ले सकते हैं। सत्य हिंदी के सदस्य बनकर उसके लिए भुगतान करके आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं जिसकी आज की तारीख में हमको और आपको दोनों को जरूरत है, क्योंकि ये सच की आवाज को मजबूती के साथ सामने रखने का काम कर रही है। और अब शुरू करते हैं चर्चा आज की बड़ी खबरों पर। विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और उसने इन तीनों कृषि कानूनों को लागू किए जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो एक कमेटी बनाएगा और अगर किसान इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो उन्हें इस कमेटी के सामने पेश होना होगा। इस कमेटी में 4 सदस्य होंगे जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे हैं। कमेटी के सदस्यों के तौर पर महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अनिल धनवत, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह मान और डॉक्टर प्रमोद जोशी और मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के नाम सुझाए गए हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा कि वो ये नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मुद्दे का समाधान करना चाहता है और उनका कहना है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और अगर किसान समस्या का समाधान चाहते हैं तो उन्हें इस कमेटी के सामने पेश होना होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि हमें कमेटी बनाने का अधिकार है और जो लोग सचमुच समस्या का हल चाहते हैं वो इस कमेटी के पास जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं, ये कमेटी हमें रिपोर्ट देगी। कमेटी के समक्ष कोई भी पेश हो सकता है, किसान खुद जा सकते हैं और वे चाहें तो वकील के जरिए भी वहां पेश हो सकते हैं। लेकिन इस खबर पर किसानों की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, औपचारिक प्रतिक्रिया है कि किसानों को आशंका है कि अदालत ने जो स्टे लगाया है, पहला वो स्टे कभी भी हटाया जा सकता है, जो स्थगनादेश है इससे वो संतुष्ट नहीं है। दूसरा, कमेटी के सदस्यों के तौर पे जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, इन नामों से भी किसान संतुष्ट नहीं हैं और किसान ये पहले भी कह चुके हैं कि हम अब कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ बोरी बिस्तर लेके इसलिए नहीं बैठे हैं कि सरकार कोई कमेटी बनाए या अदालत कोई कमेटी बनाए। हम इन तीनों कानूनों का खात्मा चाहते हैं और हम अदालत से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो इन तीनों कानूनों को ख़त्म कर दे। इसका अर्थ यह है कि उम्मीद जो थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद, क्योंकि ये फैसला नहीं है, ये एक आदेश है, अगले आदेश तक के लिए एक आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी की बातें सुनेगा और उसके बाद वो इस मसले के किसी नतीजे तक पहुंचेगा। तब तक के लिए ये रास्ता निकाला गया है। उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा सुनकर किसान शायद खुश होंगे और वो अपना आंदोलन ख़त्म करेंगे और सरकार को भी राहत मिलेगी और किसानों को भी। लेकिन लगता नहीं है कि किसान राहत लेने के मूड में हैं या राहत देने के मूड में हैं। उल्टे वो उनकी तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये हैं कि वो अपने तय कार्यक्रम पर जारी रहेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और अब सरकार और अदालत क्या करती हैं ये देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी अदालत इस कमेटी पर पुनर्विचार करे, इसमें कुछ और नए नाम आएँ, लेकिन ये सब भविष्य में जब होगा तब होगा।
फिलहाल तो किसान तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की। उससे पहले किसानों के साथ सरकार की बातचीत का एक दौर अभी होना है, प्रस्तावित है। अब होता है नहीं होता है देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी अदालत में एक याचिका डाली है और उसने कहा है कि जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली की योजना किसान बना रहे हैं वो ठीक नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है इस रैली को। दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन के अधिकार से ज़्यादा चिंता देश की बदनामी को लेकर है। उसने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसने प्रार्थना की है कि इस अदालत इस रैली के खिलाफ आदेश जारी करे, वो इस रैली पर रोक लगाए। पुलिस ने कहा है कि विरोध करने का अधिकार पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित पर निर्भर करता है। इसने याचिका में कहा है कि देश को पूरी दुनिया में बदनाम करना अपने अधिकार में शामिल नहीं हो सकता। आप इसे अपना अधिकार नहीं मान सकते हैं कि आप देश को पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे, जैसा कि इस रैली के माध्यम से किसान करने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में किसान यूनियनों को नोटिस जारी कर दिया है और इसके अलावा आज सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 26 जनवरी को कोई बड़ा कार्यक्रम न हो। वहीं कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों की ओर से जो वकील साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में एक ऐसा संगठन काम कर रहा है, सिख फॉर जस्टिस, जिस पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, जो बहुत चिंता की बात है। इस बात पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी लोग घुस चुके हैं, तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि अगर कोई आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन के हस्तक्षेप का हाथ होने का आरोप लगा रहा है तो कल तक आपको इस बारे में हलफनामा दायर करना चाहिए, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस की याचिका होना, उसके साथ अदालत में कहा जाना कि एक प्रतिबंधित संगठन इसमें काम कर रहा है या प्रतिबंधित संगठन के लोग शामिल हैं। जाहिर है जब सरकार ने उस संगठन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है तो उस प्रतिबंधित संगठन से निपटने के तौर तरीके कानून में लिखे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के मैनुअल में भी लिखे होंगे। तो दिल्ली पुलिस सीधे उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, उनको कौन रोक रहा है वो एक्शन लेने से? ये बात करने के लिए अदालत में जाने का क्या अर्थ है? ये अदालत में जाकर ये कहने का अर्थ वही है कि साहब इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, हम अदालत से मांग करते हैं कि आप चोरी पर रोक लगा दीजिए। ये बहुत विचित्र सी बात लग रही है। और अब दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार संकट में आ सकती है और वजह साफ है। वजह तो आपको पता है कि किसान आंदोलन मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में केंद्रित है। पंजाब की सरकार खुलेआम किसानों का समर्थन कर चुकी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको जेजेपी का समर्थन है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का, और वहाँ लगातार विधायकों पर, सांसदों पर किसानों का दबाव बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कह चुके हैं कि किसानों की मांग मानी जानी चाहिए। ऐसे में जो सरकार को समर्थन दे रही पार्टी है जेजेपी, इसने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई और उनके साथ चर्चा की। पार्टी अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर दोपहर 2 बजे से बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठकर ये समझने की कोशिश की है, ये उनका मूड भांपने की कोशिश की है कि किसान आंदोलन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। इसके बाद दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। आज ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग भी पहले से फिक्स्ड है, प्रस्तावित है। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक तरफ से साफ है कि हरियाणा सरकार में खलबली मची हुई है और इसकी वजह राज्य में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हो सकते हैं, जो ऐलान कर चुके हैं कि कांग्रेस अगले विधानसभा सत्र में मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। हुड्डा ने कहा है कि जो विधायक किसानों का समर्थन करते हैं वो सरकार के खिलाफ वोट करके अपना समर्थन साफ साफ दिखाएं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जेजेपी किसानों की पार्टी होने का दावा करती है
और ऐसे में उस पर शुरू से दबाव बढ़ रहा है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से जेजेपी पे लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। किसान आमतौर पे जो व्यक्तिगत बातचीत में और किसान संगठन और खाप पंचायत तक ये ऐलान कर चुके हैं कि जेजेपी के नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा खतरा है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और इसको देखते हुए ही जेजेपी के 5 विधायक खुलेआम किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। हरियाणा के तमाम निर्दलीय विधायक भी किसानों के स्वर में स्वर मिला रहे हैं। और इस घटनाक्रम से बिल्कुल ज़ाहिरा तौर पे बीजेपी परेशान है। उसको सरकार खतरे में दिख रही है या उसको अपनी सरकार डगमगाने का, अस्थिर होने का डर भी सता रहा है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आसानी से नहीं बनी है। चुनाव के बाद भी ऐसा लग रहा था कि बनेगी कि नहीं बनेगी, दुविधा थी। और दुष्यंत चौटाला अगर समर्थन वापस ले लेते हैं, विपक्ष के सारे लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ किसी दूसरे की सरकार भी बनना कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं होगी। इसलिए ये चिंता सताना अस्वाभाविक नहीं है। और अब हरियाणा से चलते हैं अमेरिका, जहाँ बड़ी चिंता सता रही है वहाँ के प्रशासन को, ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को। और जिस अंदाज में कैपिटल हिल पर चुनाव नतीजे आने के बाद ट्रंप समर्थकों ने चढ़ाई कर दी थी, उसके बाद ये आशंका निराधार भी नहीं है। तो FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अमेरिका में समझिए हमारी CBI या CID जैसी घरेलू जासूसी करने वाली संस्था है, उसने चेतावनी दी है कि ट्रंप समर्थक नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में उपद्रव कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, यानी मारकाट पर उतारू हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए डेमोक्रेट सदस्यों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। 2 डेमोक्रेट मेंबर्स और 1 रिपब्लिकन सदस्य, दोनों सोचिए रिपब्लिकन भी साथ जुड़े हुए हैं, 2 डेमोक्रेट्स और 1 रिपब्लिकन ने मिलकर यह प्रस्ताव सदन में रखा है। अविश्वास प्रस्ताव में उनके खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस से आग्रह किया गया है कि वो संविधान संशोधन 25 अमेंडमेंट के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, राष्ट्रपति को पद से हटाएं और उनके सारे अधिकार अपने हाथ में ले लें। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है। दूसरी तरफ FBI ने ये चेतावनी दी है कि ट्रंप समर्थक एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा करने की योजना बना रहे हैं। इसी को लेकर FBI ने चेतावनी दी है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले पूरे अमेरिका में हथियारबंद प्रदर्शन हो सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि हथियारों से लैस समूह 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी 50 राज्यों की राजधानियों और देश की राजधानी वाशिंगटन DC में इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस समारोह के मद्देनज़र 15,000 राष्ट्रीय गार्ड्स, जो नेशनल डिफेंस के वहाँ जवान हैं, उनको वहाँ तैनात किया जा सकता है। अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका में दावा किया हुआ है और वो दक्षिणपंथी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। और अब तो दक्षिणपंथी एक पूरा सोशल मीडिया खड़ा हो गया है, ट्विटर और फेसबुक की तरह एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है जिस पर ये लोग दावा कर रहे हैं और इस पे जोर दे के खम ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि वो किसी भी हाल में डोनाल्ड ट्रंप को ही राष्ट्रपति के तौर पे देखना चाहते हैं, उन्हीं को देख सकते हैं और इसके लिए वो बाइडेन के शपथ ग्रहण में भी हिंसा कर सकते हैं। ये है अमेरिका से चिंताजनक खबर। और अमेरिका की चिंताजनक खबर के बाद भारत से अच्छी खबर। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कैंपेन शुरू हो गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने आज से अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के तहत देश के कई राज्यों में आज कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रवाना हुई कोविशील्ड वैक्सीन देश के 13 महानगरों में पहुंचाई गई हैं। इसको पुख्ता सुरक्षा के साथ पहुंचाया गया है और जहां रखा गया है, जहां स्टोर की गई हैं वैक्सीन्स, वहां भी कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं।
याद रखिए कि पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। तो 16 जनवरी से टीके लगेंगे, लेकिन उसके लिए पूरा अभियान की शुरुआत आज हो गई है कि टीके ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। सरकार ने सोमवार को ही, यानी कल एक दिन पहले, कोरोना वैक्सीन के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन खरीदने का करार हुआ है। 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन का अर्थ है या तो 55 लाख लोगों को 2 डोज या 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 1-1 डोज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की संस्था जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ये अपने लिए और दूसरों के लिए जॉब वर्क की तरह भी वैक्सीन बनाता है और कोवैक्सिन नाम की वैक्सीन इनके यहाँ डेवलप हुई है और ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है। अगर आप इसको ग्लोबल संदर्भों में समझना चाहें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने इसको डेवलप किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बना रहा है। तो पहला चरण जो होगा वैक्सीनेशन का, इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही हैं। इसमें जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, यानी जो हेल्थ केयर में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, जो भी स्टाफ है आपके अस्पतालों में या चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ा हुआ, वो शामिल हैं। और इसके अलावा पुलिस है, पब्लिक सर्विस में लगे हुए लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, ये जो भी लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, ये फ्रंट लाइन के लोग और 50 साल से ऊपर उम्र वाले लोग, ये जिनको वल्नरेबल माना जाता है, इनको पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं। तो 3 करोड़ लोगों को टीका लगने का अर्थ है कि पहले राउंड में ही 6 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत होगी। और प्रधानमंत्री ने ये कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो बात की थी उसमें कहा कि अगले कुछ ही महीनों में भारत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन डेवलप की है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, इसके लिए जो सरकार ने ऑर्डर दिया है उसमें एक वैक्सीन का दाम 210 रुपये पड़ेगा, जिसमें जीएसटी भी शामिल होगा। इसके साथ ही सरकार भारत बायोटेक को भी एक बड़ा ऑर्डर दे रही है। उसका ऑर्डर जब होगा उसके साथ उसके दाम भी सामने आएंगे। फाइज़र ने जो वैक्सीन बनाई है वो दुनिया में काफ़ी जगह चल रही है, लेकिन भारत में अभी तक उसको DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं मिला है। उनके अप्रूवल का इंतज़ार हो रहा है। फाइज़र की तरफ से खबर आई है कि वो उनसे जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दे रहे हैं और इसके बाद उन्हें भी उम्मीद है कि ये अप्रूवल उनको भी जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन इसको लेकर यहाँ एक विवाद चल रहा है कि भारत में जो वैक्सीन भारत बायोटेक की और कोवैक्सिन है, इनको पूरी तैयारी के बिना, पूरी जांच परख के बिना कैसे इजाज़त दे दी गई है और क्यों फाइज़र की वैक्सीन को इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये विवाद अपनी जगह चलता रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कार्यक्रम आपको कैसा लगा टिप्पणी करना मत भूलिएगा और अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।